हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कंटिन्यू करने जाए हैं क्लास 9 की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हम लोग इसमें बहुत आगे तक आ चुके हैं, जहाँ पे हमने ये देखा कि कैसे लुइस 16 जो फ्रांस का किंग था वो बेईमानी करता था। उसने डिस्क्रिमिनेशन किए हुए थे, जिसकी वजह से जो पीजेंट थे उनको बहुत परेशानी होती थी, उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। तो उन्होंने अब बेस्टिल डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब आगे क्या क्या है, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन द कंट्री साइड रूमर स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट he that the lord of manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops। अब वहाँ पे ये अफवाह फैल गई कि जो लॉर्ड के जो मैनर थे, जो वहाँ पे अफवाह गांव टू गांव गांव से गांव ये अफवाह फैलाई गई कि जो लॉर्ड के मैनर थे, जो कि लॉर्ड मतलब जो राजा के बड़े ही होते हैं, जो जैसे चर्च के लॉर्ड होते हैं वो, तो जो लॉर्ड के मैनर थे कि वो अपने आदमी भेजे हैं जो उनकी उपजाऊ फसल को ख़राब करे। अब ऐसी अफवाह इसलिए फैली थी कि फसल अगर ख़राब होगी तो उनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। Caught in frenzy of fear, peasants in several districts seized horse and pitchfork and attacked Chetoks। अब इससे क्या हुआ कि जो लोग थे वहाँ के, जो पीजेंट थे, वो डर गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ चीज होस लिए, कुछ फिश फॉक्स लिए। ये जो खेत में यूज़ करे जाते हैं, फॉर्क की तरह होते हैं, एक लंबा सा होता है। यहाँ मैं बनाने की कोशिश करूँ तो इस तरीके से, जैसे हमारे यहाँ त्रिशूल होता है वैसा ही होता है वो, लेकिन ये त्रिशूल नहीं होता है। ये खेतों में यूज़ करने के लिए होता है, खेती के लिए होता है ये। उसको लिया और शेटॉक्स पे हमला कर दिया। अब शेटॉक्स कौन थे? शेटॉक्स जो महल से या फिर जो राजा या फिर नोबलमैन जो थे, उनके जो बिलोंगिंग थे, उनके जो रिश्तेदार थे वो थे, उन पे हमला शुरू कर दिया। दे लूटेड होर्ड ग्रेन एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बेनोराइल ज्यूज। उन्होंने क्या किया, शेटॉक्स पे हमला तो किया, उनसे अपना खाना भी लूट लिया, उनके और अपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट वहाँ जाके बर्न कर दिए जिसपे उनका रिकॉर्ड था कि इनसे कितना टैक्स लेना है। A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries। इससे क्या हुआ कि जो बहुत सारे नोबलमैन थे, क्योंकि ये बड़े लोग थे, हमला भी इन्हीं पे हुआ था, तो क्या हुआ कि जो नोबलमैन थे उन पे उन्हें घर से निकाल दिया गया। तो उन्हें घर कुछ नोबलमैन को घर छोड़ना पड़ा, कुछ लोगों को माइग्रेट करना पड़ा दूसरी कंट्रीज में आसपास की। Faced with the power of his revolting subject, Louis XVI finally accorded recognition of National Assembly and accepted the principle of his power would from now on be checked by a constitution। अब ये बात जब लुइस 16 को समझ में आई कि यहाँ पे एक नेशनल असेंबली बन चुकी है। नेशनल असेंबली हमने अभी पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि लोगों ने अपनी एक असेंबली बनाई थी टेनिस कोर्ट के अंदर, जिसका नाम उन्होंने नेशनल असेंबली रखा था, जिसके अंदर से ही ये सारी चीज़ें बोली जाती थी कि क्या करना होगा बाद में आगे। उन्होंने उससे जब नेशनल असेंबली के बारे में पता चला तो उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है कि मेरी पावर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही होगी, जितने कॉन्स्टिट्यूशन में मेरी पावर लिखी है मैं उतनी ही यूज़ करूँगा। On the night of post-August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation of tax and taxes। 1789 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने, कौन सी नेशनल असेंबली ने एक बिल, इंडिया में इसे बिल कहते हैं, वहाँ पे डिक्री कहते हैं, एक डिक्री पास करी जिसमें ये कहा गया कि जिसमें फ्यूडल सिस्टम और टैक्सेस को लेके बात थी। मेंबर्स ऑफ क्लर्की टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, और उसकी वजह से जो क्लर्की के मेंबर्स थे उनको भी टैक्स देने पे मजबूर किया गया। Tithes were abolished and land owned by church
वर कॉन्स्फिकेटेड। जो टीचर्स थे और उन्हें उसे बंद कर दिया गया, जो हम पहले क्लासेस में समझ चुके हैं कि टीचर्स क्या होता है। और जो चर्च की जो ज़मीन थी उसको भी वापस ले लिया गया, जो चर्च ने अपने नाम के लिए की थी। As a result, the government acquired assets worth at least 2 billion livres, जिसकी वजह से 2 बिलियन लीवर हम जानते हैं कि उस जमाने में फ्रांस की करेंसी हुआ करती थी, उसका खाता हुआ। अब यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है, द स्पीड ऑफ ग्रेट फियर, इस नाम से ये एक डायग्राम है जिसमें लिखा हुआ है द मैप शो हाउ बैंड्स ऑफ पीजेंट स्प्रेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यहाँ आपको एरो से और ये दिखाया हुआ है ग्रीन ग्रीन जो है वो बचा हुआ है, बाकी जो वाइट है वहाँ पे जा चुके। ग्रीन है रीजन नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेट फियर, जिससे कोई अफेक्ट नहीं हुआ। और ये जो स्किन कलर सा है ऑरेंज सा है वो है एरिया ऑफ एग्रेरियन रिवॉल्ट अर्ली 1789, कि उससे पहले भी एक और रिवॉल्यूशन चल रहा था वो वाला। और फिर ये जो डॉट सी है येलो डॉट वो है एपी सेंटर्स ऑफ मेन पैनिक मूवमेंट, जहाँ पे मेन मूवमेंट हुए थे वो वाली जगह। और जो एरो है ये बताए कि कहाँ से कहाँ तक लोग जाके बताते थे कि ऐसा करो ऐसा करो। तो ये डायग्राम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं हम, फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। अब क्या हुआ, अब जब लोग इतने हड़तालें करेंगे, इतना जब राजा को परेशान करेंगे, तो राजा ने भी मान लिया चलो ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची कर लेते हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारा है लेकिन राजा मैं रहूँगा। कि अब इससे क्या है कि राजा के पास पावर कम रहेगी। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने 1991 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया था, यानी पूरा बना लिया था। इस मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्च। उनका मेन पॉइंट था कि जो मोनार्च सिस्टम है उसके पास पावर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दिस पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग concentrated in the hands of one person were now separated and assigned to different institutions, the legislative, the executive and judiciary। अब वही जो हम पहले भी समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। अब उन्होंने क्या किया कि राजा के पास ही अब के लिए अपनी पावर नहीं होगी, राजा के पावर शेयर की जाएगी लेजिस्लेटिव के साथ, एग्जीक्यूटिव के साथ और जुडिशियरी के साथ। दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। अब यहाँ एक फिगर दी हुई है जो हमें ये समझाई कि आखिर कैसे ये पावर शेयर हुई थी। जो लेजिस्लेटिव यहाँ पे दिखे हैं जिसके अंदर 745 मेंबर्स थे, वो कंट्रोल करते थे राजा को, जिनको वोट देता था किंग, और कंट्रोल राजा को कहते थे वो लोग। तो यहाँ पे पावर किसके हाथ में होगी, लेजिस्लेटिव के। अब लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट ही मिनिस्टर्स को कंट्रोल करेगी, और जो एक्टिव सिटीजन्स हैं जो कि 4 मिलियन पॉपुलेशन के हैं, 4 मिलियन से 28 मिलियन की पॉपुलेशन के जो लोग हैं वो आते हैं, वो वोट करेंगे इलेक्टर्स को, यानी टॉप 50,000 मैन को। मैन मतलब यहाँ पे मैन ही है, नॉट वुमेन। और उसके बाद जो पैसिव सिविलियन है वो भी इनमें आते हैं, जो जिनके पास वोटिंग राइट नहीं है, जो कि 3 मिलियन मैन है, जिसके अंदर वुमेन भी आ जाती है, चिल्ड्रन भी आ जाते हैं, यूथ आ जाते हैं 25 से नीचे के। उस टाइम में वोटिंग की एज होती थी वो थी 25+, इस वजह से। और जो एक्टिव सिविलियंस हैं वही वोट देंगे जज को कि हमारा जज कौन होगा, जो जुडिशियरी होगा। इस तरीके से जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट में पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। The Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected। जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो पावर को इनडायरेक्टली इलेक्ट करता था कि किसके पास पावर होनी चाहिए।
That is, citizens voted for a group of electors who in turn choose the assembly. जो citizens होते थे उन्हें ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को वोट करना पड़ता था कि हमारी तरफ से ये वोट ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स होंगे कि हमें, जैसे हमारे यहाँ पे होता है कि नेता का चुनाव जब होता है, जैसे सीएम की बात करें, हम छोटे पद की बात करें, नॉट पीएम की, सीएम के में क्या होता है कि हर जिले से कोई ना कोई एक उत्तराधिकारी चलता है जो कि वहाँ उस जिले के लिए वोट लेता है। उसी तरह यहाँ पे था कि हर डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग इलेक्टर्स थे, उनको वोट, जिनको ज़्यादा वोट मिलेगी वो जीतेगा। हु इन टर्न चूज द असेंबली, जो कि बाद में चल के असेंबली को चूज करते थे। नॉट ऑल सिटीजन्स, हर सिटीजन्स को राइट नहीं था वोट का, सिर्फ और सिर्फ 25 साल से ऊपर के मैन को of age who paid taxes equal to at least 3 days of laborers' wages were given the status of active citizen, that is, they were entitled to vote. अब ये थोड़ा सा गलत हो गया थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन सा दोबारा से शुरू हो गया यहाँ पे कि केवल वही लोग वोट दे सकते हैं जो 25 से ऊपर, और 25 से ऊपर होने के बावजूद अगर आप हर 3 दिन में लेबर वेज से अपना टैक्स जमा नहीं करते हो तो आप एक्टिव सिटीजन में नहीं हो। तो सिर्फ और सिर्फ जो 3 दिन, हर तीसरे दिन लेबर वेज में से अपना टैक्स जमा करते हैं और 25 से ऊपर हैं, वही एक्टिव सिटीजन थे। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन। बाकी के जो लोग बचे थे, चाहे वो मैन हो या वुमेन, वो पैसिव सिटीजन में आ जाते हैं। To qualify as an elector and then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayer. उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो इतना टैक्स जमा कर सके। अब यहाँ एक डायग्राम है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पेज है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन पेंटेड बाय आर्टिस्ट La Barbe in 1790. The figure on the right represents France. The figure on left symbolizes law. ये जो फिगर है राइट में, ये रिप्रेजेंट करती है फ्रांस को, और जो लेफ्ट में है ये रिप्रेजेंट करती है लॉ को। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। The Constitution began with a declaration of right of man and citizen. Rights such as right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law, were established as natural and inalienable right, that is, they belong to each human being by birth and could not be taken away. It was the duty of the state to protect each citizen's natural right. अब इस कॉन्स्टिट्यूशन से फ़ायदा क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को बहुत सारे राइट दिए। कैसे राइट? राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार दिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की फ्रीडम दी, आज़ादी दी। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, चुनने की आज़ादी दी। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि आप लॉ के नज़र में सब एक हैं, ना कोई बड़ा व्यक्ति है, ना कोई छोटा व्यक्ति है, ना कोई अमीर। और ये ड्यूटी दी गई, ये ड्यूटी ली गई, कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने हाथों ये ड्यूटी ली कि हर सिटीजन का नेचुरल राइट हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ सोर्स दिए हुए हैं जो कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स हैं जिन्हें हमें समझना पड़े चाहिए कि आखिर कौन कौन से सिंबल होते हैं जो मैप क्या रिप्रेजेंट करते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन द 18th सेंचुरी कुड नॉट रीड और राइट। बहुत सारे लोग 18th सेंचुरी में इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि वो समझ पाए कि क्या लिखा हुआ है। सो इमेजेस एंड सिंबल वर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स टू कम्युनिकेट इम्पोर्टेंट आइडियाज। तो वहाँ पे सिंबल्स को, इमेजेस को यूज़ करते थे वहाँ के लोग, ताकि वो समझ सके कि क्या हम कहना चाहते हैं, हमारा क्या आइडिया है। द पेंटिंग बाय ले बार्बे uses many such symbols to convey the content of Declaration of Right
अब हम समझते हैं कुछ सिंबल, और जैसे लबेबे जो भी है, ये एक पेंटर आर्टिस्ट थे, उन्होंने जैसे ये वाला डायग्राम बनाया था, वैसे ही यहाँ पे औरों ने भी बनाए थे सिंबल। जैसे एक ब्रोकन चेन आपको यहाँ दिखी है, जो कि चेन है जो कि टूटी हुई है। चेन्स वर यूज टू फेटर स्लेव। चेन ये दिखाती है कि ये लोग स्लेव्स थे। चेन कहना चाहती है कि ये लोग स्लेव थे। स्लेव कौन होते हैं? स्लेव होते हैं नौकर, कि हम गुलाम हैं। लेकिन इसके ब्रोकन होने का मतलब ये है कि हम आज़ाद हैं, कि स्लेव अब आज़ाद हो चुके हैं, कि गुलाम को आज़ादी मिल चुकी है। बंडल ऑफ लॉज और फेसेस, वन rod can be easily broken, but not an entire bundle stand lies in unity. ये कहावत आपने भी सुनी ही होगी कि जब वो भाई स्टोरी आपने सुनी होगी बचपन में आपने भी, कि एक लकड़ी तो हर कोई तोड़ लेता है, फिर जब 2-3 लकड़ी या फिर ज़्यादा बंडल इकट्ठा करके तोड़ने की बारी आती है तब नहीं टूट पाती। तो यहाँ पे यही दिखाएं एकता में शक्ति, कि हम अगर एक होते तो हमें कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर हम बंडल में रहें तो हमें कोई नहीं तोड़ सकता। यहाँ पे ये दिखाया कि हमें एक होके रहना चाहिए। द आई विदिन ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट, यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिखा है जिसके अंदर एक आई है और लाइट रेडिएट करते हुए दिखाई गई है। यहाँ ऐसे इन लोगों ने, क्योंकि उस टाइम में और कुछ तरीका नहीं है लाइट को रेडिएट करते हुए दिखाने का, तो उन्होंने ऐसे दिखाया है। तो इसका मतलब ये है द ऑल सीइंग लाइट सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, कि हर व्यक्ति को जानने का अधिकार है, कि हर कोई जान सकता है। द रेस ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस, और ये जो रेस है ये दिखाएं कि हमने इग्नोरेंस के क्लाउड को हटाया है, कि हमें जानने का अधिकार है और आप लोग उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। फिर स्केप्टर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर, ये एक स्टिक सी होती है स्केप्टर, जो ये सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है कि ये पावर रॉयल की है, मैं राजा की पावर है ये। स्नेक बाइटिंग इस टेल फ्रॉम टू फॉर्म ए रिंग, यहाँ पे आपको एक स्नेक जो ड्रैगन सा दिख रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन एक स्नेक है जो अपनी ही टेल को बाइट कर रहा है। ये सिंबल है, सिंबल ऑफ एटर्निटी। ए रिंग हैज नेदर बिगनिंग नॉर एंड, ये बताएं कि हमारी ना तो कोई शुरुआत थी ना ही कोई अंत है। और भी हैं यहाँ पे सिंबल, जैसे रेड फ्रीगियन कैप, कैप worn बाय स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री, ये उन स्लेव के द्वारा कैप पहनी जाती थी जो बेशक नौकर हैं लेकिन वो धीरे धीरे फ्री होने वाले हैं। अब यहाँ पे ब्लू, वाइट और रेड, यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर, ये रेड कलर और ये वाइट कलर दिख रहा है, ये है नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। आपने अगर फ्रांस का नेशनल फ्लैग देखा है तो आपको समझ में आएगा कि फ्रांस का नेशनल फ्लैग इंडिया की तरह तिरंगा है, लेकिन उसके अंदर ब्लू, वाइट और रेड कलर होते हैं। अब यहाँ पे एक विंग्ड वुमेन, एक वुमेन दिखाई जिसके विंग है। अब इसका मतलब ये है पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ। अब आगे चलते हैं। द लॉ टेम्पलेट, द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, कि जो लॉ है वो हर व्यक्ति के लिए सेम है और हर व्यक्ति सेम है, इक्वल है। तो अब तक हमने देखा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने मोनार्की सिस्टम को, उस मोनार्की सिस्टम से उसकी पावर छीनी। अब आगे क्या हुआ? कहानी ख़त्म? नहीं, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि फ्रांस, अभी हमने बताया था, हमने पढ़ा था कि फ्रांस पहले मोनार्च था, मोनार्की सिस्टम में आता था, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, लेकिन बाद में लोगों को फिर से परेशानी हुई जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि हमें राजा चाहिए। उसके बाद लोग फिर से राजा ले आए। अब ऐसा क्यों हुआ, अब उसके बारे में भी समझते हैं। पहले समझते हैं फ्रांस एबोलाइजेस मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक, कि फ्रांस ने मोनार्की सिस्टम को एबोलाइज कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया और रिपब्लिक हो गया।
The situation in France continued to be tense during the following years. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiation with the King of Prussia. लेकिन लुइस 16 जो कि इतना सुलझा हुआ व्यक्ति नहीं था, उसने कॉन्स्टिट्यूशन साइन तो कर लिया था कि हाँ ठीक है हम कॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे, लेकिन उसने वो एक सीक्रेट मिशन पे रहा. उसने सीक्रेटली प्रूशिया के किंग से भी ना वो रखा संबंध. Rulers of other neighboring countries too were worried by the developments in France and made plans to send troops to put down the event that had been taking place there since summer of 1789. अब क्या था कि बहुत से जो उसके पड़ोसी देश थे, फ्रांस के पड़ोसी देश के बाद कहें तो एक तो स्पेन आता है, जर्मनी आता है, रशिया, ये सब जो थे, रशिया नहीं आता लेकिन बाकी जो देश थे, इंग्लैंड था, इन सब देशों को बड़ी चिंता हुई कि यार हम भी राजा हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा तो इसको देख के तो हमारे लोग भी भड़केंगे हम पे, वो भी कहेंगे कि हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, वो लोग भी राजा को हटाएंगे. तो वो सोच में आते थे कि कैसे करके वो अपनी सेना को वहाँ भेजें और वहाँ पे दोबारा से राजा का राज शुरू कर दे, मोनार्ची सिस्टम को शुरू कर दे. Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. अब 1792 को कि ये हो ना जाए ऐसा कि मैं जब फ्रांस को समझ में आया कि अब लुइस 16 तो प्रूशिया के साथ मिला हुआ है और वो हमारे ऊपर हमलावर करवा सकता है. 1792 में ये वोट नेशनल असेंबली में ये वोट डली कि हमें उनके हमला करने से पहले प्रूशिया और ऑस्ट्रिया पे हमला कर देना चाहिए. Thousands of volunteers thronged from the provinces to join the army. हजारों लोगों ने आर्मी ज्वाइन की. क्यों? अपने देश को बचाने के लिए. They saw this as a war of the people against kings and aristocracies all over Europe. अब इन्होंने ये क्या देखा कि ये हम क्यों लड़ेंगे वॉर, हम अपने राजा के खिलाफ लड़ेंगे, हम उन लोगों के यूरोप के उन लोगों के खिलाफ लड़ेंगे जो चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में ना हो. Among the patriotic songs they sang was the Marseillaise. वो हमेशा मार्सिलेस नाम का एक सॉन्ग गाते थे जो कि उनको उकसाता था ताकि वो ये समझ सके कि आखिर हम क्यों करना चाहते हैं, हम अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं. जैसे हमारे यहाँ पे नेशनल एंथम जो होता है जनगण मन हम गाते हैं, हम इसलिए तो गाते हैं. कंपोज बाय पोएट रॉबर्ट डी लेजल, नाम थोड़ा वैसा है इनका, इन्होंने इस सॉन्ग को कंपोज किया था. It was sung for the first time by volunteers from Marseille as they marched into Paris and so got its name. Marseille एक जगह है जहाँ पे ये सॉन्ग पहली बार लोगों ने गाया था, जो जब वो मार्च करते हुए आए थे पेरिस आए थे, तब इसको मार्सेल्स नाम दे दिया गया. The Marseillaise is now the national anthem of France. और अब यही मार्सेल्स फ्रांस का नेशनल एंथम बन चुका है. अब आगे क्या हुआ? The revolutionary was brought losses and economic difficulties to the people. अब क्या था, मोनार्च सिस्टम तो खत्म हो गया था, तो लोगों को इतना नहीं आता था लड़ना कि हम कैसे चालाकी से लोगों से लड़ें, कैसे राजा को एक आम आदमी कितनी देर तक संभाल पाएगा. तो वहाँ पे वो बार बार हारते रहते, कभी जीतते लेकिन बार बार हारते भी, और इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज भी बहुत रही हो गई क्योंकि वॉर में पैसा लगता है. While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families. अब सभी लोग लड़के तो चले जाते थे लड़ने, तो जो वुमेन्स थी, औरतें जो थी वो चाहती थी खेती करने. क्यों? ताकि वो कुछ कमा सकें
और अपनी फैमिली की देखभाल कर सकें। Large section of the population were convinced that the revolution had to be carried further as the Constitution of 1791 gave political right only to the richer section of society. अब बहुत सारे लोगों ने ये लार्ज पॉपुलेशन ने ये सोचा कि जो रिवॉल्यूशन हमने किया है उसके बाद जो हमने 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो जितने भी पॉलिटिकल राइट है वो तो अमीर लोगों को दे। लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट कौन है जो हायर टैक्स पे कर सके, जुडिशरी भी कौन है जो हायर टैक्स पे कर सके, और राजा तो अपना राजा ही है। तो उन्होंने उनके मन में ये बात आई कि ये पॉलिटिकल राइट तो सिर्फ रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए क्यों है। पॉलिटिकल क्लब became an important rallying point for people who wished to discuss government policies and plan their own forms of action. अब पॉलिटिकल क्लब एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई थी, इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया था लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को समझना चाहते थे, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहते थे कि अमीर लोगों को ही आप क्यों रख रहे हो अपने सेक्शन में। The most successful of these clubs was that of the Jacobins. सबसे सक्सेसफुल पॉलिटिकल क्लब कौन सा था? जैकोबिन्स का, which got its name from former convent of St. Jacobin in Paris. Women too, who had been active throughout this period formed their own clubs. अब क्या था कि वुमेन्स के लिए तो कोई राइट नहीं था, ना वोट का राइट ना किसी चीज़ का राइट, तो कुछ वुमेन्स ने भी अपना खुद का पॉलिटिकल क्लब खोला। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज एंड डिमांड। अभी हम लोग कर रहे हैं सेक्शन 3, इसके बाद वाला जो सेक्शन है वो हमें बताएगा कि आखिर वुमेन्स ने क्या क्या किया उस पॉलिटिकल क्लब के अंदर। आज का हमारा टारगेट है सेक्शन 3 को ख़त्म करना, उस जितना हो पाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट में सेक्शन 4 पे आ जाएंगे। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू लेस पेशवर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे वो ज़्यादा अमीर लोग नहीं थे, वो लोअर लोगों में से बिलोंग करते थे जिनके पास ज़्यादा राइट वाइट नहीं है, ऐसे लोग। दे इंक्लूड स्मॉल शॉपकीपर्स थे, आर्टिसंस थे सच एज शू मेकर्स जो जूते बनाते थे, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर, प्रिंटर मतलब जो प्रिंट करते थे, एज वेल एज सर्वेंट एंड डेली वेज वर्कर जो हर दिन जिनको मिलते थे पैसे। डेली वेज वर्कर और वेज वर्कर्स में डिफरेंस इतना है कि वे जो वर्कर्स होते हैं उनको एक टाइम पर आने के बाद मिलते हैं पैसे, एक महीने बाद, एनुअली या फिर मंथली। लेकिन जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं उनको हर समय में, हर दिन में, जब जितना वो काम करते हैं उसका पैसा मिलता है, इस वजह से वो थोड़े गरीब होते हैं। देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉस्पियर। अब ये आपको अभी पता चलेगा कि ये अभी फ़िलहाल अच्छा व्यक्ति था, लेकिन बाद में जाके इसने भी बहुत गलत काम किए हैं। ये इनका लीडर था। A large group among the Jacobins decided to start wearing long strip trousers similar to those worn by Doc Boyker. तो जो वहाँ के जैकोबिन्स क्लब के लोग थे उन्होंने सोचा कि हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनने। मैं अब स्ट्रिप ट्राउजर यहाँ पे आपको दिखे होंगे, ऐसे लाइन वाले ट्राउजर्स पहनने स्टार्ट कर लेते हैं जैसा कि डॉक वर्कर्स पहनते थे। This was to set themselves apart from fashionable section of society, especially nobles, who wore knee breeches. अब इन्होंने ऐसा क्यों किया? उस टाइम में फैशन शुरू हो चुका था। फैशन का टाइम ह्यूमंस में हमेशा रहा है कि हमेशा ह्यूमंस फैशन को ज़्यादा देखते थे। तो जो अमीर लोग थे, नॉबल्स थे, वो क्या करते थे, नी ब्रीचेस पहना करते थे, घुटने तक के कपड़े पहनते थे,
तो वो ये दिखाना चाहते थे कि हम लोग इन फैशनेबल लोगों से अलग हैं। यहाँ पे आप लोगों को कपल दिखाया गया है जिन्होंने ऐसे ट्राउजर वाले जिस पे स्ट्रिप लगी होती है ऐसे कपड़े पहने हैं। It was a way of proclaiming the end of power wielded by the wearers of knee breeches. अब ये एक उनका तरीका था अपना कि हम उनकी पावर एंड करना चाहते हैं जो घुटनों तक के कपड़े पहनते हैं। These Jacobins came to be known as the sans culottes, literally meaning those without knee breeches. Sans culottes men wore in addition the red cap that symbolizes liberty. Women, however, were not allowed to do so. अब जैकोबिन्स को धीरे धीरे लोगों ने पहचाना सेंट कलॉस के नाम से, जिसका मतलब होता है दोस्त विदाउट नी ब्रेसेस, वो लोग जो घुटने तक के कपड़े नहीं पहनते। और जो मैन थे, जो लड़के थे, वो एडिशनली एक लाल टोपी भी पहनते थे, जो जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, इन्होंने पहनी हुई है यहाँ पे एक लाल टोपी। लेकिन ये राइट वुमेन को नहीं था, हर चीज में राइट वुमेन को नहीं थे। अब यहाँ पे एक फिगर दिखाई गई है, नैनी ने बेलिन लिबर्टी। दिस इज वन ऑफ द रेयर पेंटिंग्स बाय वुमेन आर्टिस्ट। ये उन रेयर पेंटिंग्स में से है जो एक वुमेन ने बनाई है। द रिवॉल्यूशनरी इवेंट मेड इट पॉसिबल फॉर वुमेन टू ट्रेन विद established painter and to exhibit their works in the salon, which was an exhibition held every 2 years. The painting is a female allegory of liberty. That is, the female form symbolizes the idea of freedom. ये फीमेल्स का अपना ही एक आइडिया था फ्रीडम को सिंबलाइज करने का। और जो लाल कैप पहनते थे वो लिबर्टी को सिंबलाइज करता था। इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन्स प्लान्ड एन इंसर्शन of large number of Parisians who were angered by the short supplies of and high prices of food. तो क्या था कि 1792 के समय में जैकोबिन्स ने प्लान किया कि हम लोग जो लार्ज नंबर पैशंस थे, पारसी लोग जो थे, जो कि मैं अब उनके जो हाई प्राइस फूड को सप्लाई करते थे, उनको रोके। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 10 अगस्त they stormed the place of Tuileries, massacred the king's guard and held the king himself as hostage for several hours. उसके बाद क्या हुआ, 10 अगस्त को उन्होंने अचानक से हमला कर दिया पैलेस ऑफ टुलेरिस में, जहाँ पे किंग के गार्ड में मैं हर बार में कि क्या हो गया अचानक। और कभी कभी और बहुत कुछ घंटे के लिए राजा को भी अपने पास रखा उन्होंने। Later the assembly voted to imprison the royal family. Elections were held. From now on all men of 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote. अब धीरे धीरे सब कुछ सही हुआ। धीरे धीरे एक और बार वोटिंग हुई, जिसके बाद ये रूल आ गया कि अभी तक क्या था कि 25 प्लस होने चाहिए अगर आप वोट डालना चाहते हैं, और आपके पास पैसे होने चाहिए, आप कमाते हो तभी हम आपको वोट डालने देंगे। लेकिन अब क्या हो गया कि 21 ईयर्स होंगे तो आप चल जाओगे। 21 ईयर्स से आप वोट डालना शुरू कर सकते हैं, और उसमें ये जरूरी नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, आप कमाते हो नहीं कमाते हो, आपके पास वोट का राइट है। जैसे अब इंडिया में क्या है, 18 प्लस होने चाहिए आप वोट डालने के लिए, रिगार्डलेस कि आप कितना कमाते हो या कमाते हो कि नहीं कमाते हो। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। अब जो नई असेंबली को इलेक्ट हुई थी वो उसको नाम दिया गया कन्वेंशन। ऑन 21 सितंबर 1792 द एबोलिश्ड मोनार्ची
abolished monarchy and declared France as republic. 1792 21 सितंबर 1792 को इस कन्वेंशन ने ये बोल दिया कि अब मोनार्ची सिस्टम को ख़त्म करके ये डिक्लेयर कर दिया कि अब फ्रांस पूरी तरीके से रिपब्लिक हो चुका है. एज यू नो, a republic is a form of government where the people elect the government including the head of the government. हमें पता है कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है. हम रिपब्लिक डे मनाते हैं. रिपब्लिक का मतलब होता है कि एक फॉर्म होती है गवर्नमेंट की जिसको लोग इलेक्ट करते हैं, जिसके अंदर वो हेड ऑफ गवर्नमेंट को भी इलेक्ट करते हैं, जिसमें हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है. एक तरीके से पूरा हम जानते हैं आज की डेमोक्रेसी को अगर हम कहें तो वो एक रिपब्लिक डेमोक्रेसी होती है. देयर इज़ नो हेरिडिटरी मोनार्की. यहाँ पे कोई ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं अगर आप पीएम हो तो आपका बेटा ही पीएम बनेगा. ऐसा नहीं. लोग आपको इलेक्ट करेंगे तभी आप पीएम सीएम जो होते हैं हमारे यहाँ पे ऐसे होंगे. यू कैन ट्राई एंड फाइंड out about some other countries that are republic and investigate when and how they became so. ये आप खुद समझ सकते हो. आप जाकर या फिर नेट से आप देख सकते हो कि आखिर कैसे दूसरी कंट्रीज के अंदर रिपब्लिक की या फिर गवर्नमेंट की लैंग्वेज क्या है, कैसे वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे कैसे इलेक्ट होते हैं गवर्नमेंट. Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason. अब क्या था, लुइस 16 को जैकोबिन्स ने कह दिया कि इसको मारना पड़ेगा क्योंकि ये जब तक रहेगा तब तक ये छुपके से कुछ भी कर सकता है. तो अब उसके खिलाफ सेंटेंस ये जारी कहा गया कि इसको मारा जाए. On 21 जनवरी 1793 he was executed publicly at the place of de la Concorde. The Queen Mary Antoinette वही जिसके बाल ज़्यादा फैशनेबल थे, met with the same fate shortly after. अब क्या था, 1793 जनवरी में 21 जनवरी 1793 को पब्लिकली उसको मार दिया गया. पब्लिकली मार दिया मतलब कि डे ला कॉर्टे नाम की एक जगह थी जहाँ पे उसका सर काट दिया गया था उसी मशीन से जिससे बाकियों के काटे जाते थे. और क्वीन मैरी एंटोइनेट जो थी उसको भी कुछ समय बाद मार दिया गया. अब राजा को मार दिया गया है, यानी अब आगे कोई राजा नहीं है. तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. बाकी का हम अगले क्लास में कर देंगे नेक्स्ट एपिसोड में. तो थैंक यू.